तो लगातार वाराणसी पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ ही देर पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू हेलीकॉप्टर के रास्ते पहुंचे और इस वक्त बीएचयू गेट पर इंतजार हो रहा है पीएम मोदी का। यहीं से ही उन्होंने अपने रोड शो का आगाज करना है। इंतजार बीएचयू गेट पर हो रहा है। विशाल इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विशाल पांडे, इस वक्त पीछे की तरफ अगर मैं नजर डालूं तो काशी का रंग गेरुआ नजर आ रहा है। काशी का रंग इस वक्त गेरुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल सचिन, क्योंकि यहाँ पर भगवा कलर ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा हमारे पीछे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। अभी हम अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से बीएचयू में लैंड कर चुके हैं। अमित शाह ने उनका स्वागत किया है। अब से थोड़ी देर बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी 4 से 5 मिनट के भीतर सिंह द्वार से बाहर निकलेंगे और उसके बाद उनका रोड शो शुरू होगा। एक बार हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ चारों तरफ की, कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्योंकि ये लगभग, अगर हम इसकी दूरी देखें तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की होगी। और वहाँ पर एक तरीके से ये लंबी चेन बीच में बैरिकेडिंग के तौर पर बनाई गई है, जहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हो सकता है कि वो खुली जीप में भी सवार हो जाए, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उनके लिए उनकी जो कार है वो उसको भी रखा गया है स्टैंड बाई में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह ये सकते हैं कि आज की तारीख में यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के सभी बड़े नेता आपको बनारस में मिलेंगे। सारे केंद्रीय मंत्रियों में लगभग आधे कैबिनेट मंत्री आपको बनारस में मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे तमाम वो नेता मौजूद हैं जो अपना अपना चुनाव निपटाकर यहाँ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, और जब बाबा भोलेनाथ का वो दर्शन करेंगे तो आगे क्या वो आज काशी से राहुल अखिलेश के आरोपों का जवाब देंगे। क्योंकि अभी तक अखिलेश ने हमला बोला, राहुल गांधी ने हमला बोला, और अब काशी में पीएम मोदी की बारी है। सचिन जी बिल्कुल, और इसी का इंतजार कहीं ना कहीं रहेगा। अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है ही हैं। अमिताभ जी, क्या लग रहा है आपको, जो जिक्र विशाल कर रहे थे और उससे पहले यहाँ पर यादव जी ने भी इसका जिक्र किया, क्या जवाब देंगे आज अखिलेश और राहुल को? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो अभी मैं आने के पहले इस चर्चा में मैं बाहर से सुन रहा था, लखेरा जी बता रहे थे कि जो पूरी यूपी में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें जाति जो है वो सबसे अहम हिस्सा रखता है। मैं ये मानता हूँ कि अब भारतीय चुनाव की पद्धति बदलने वाली है, बदल चुकी है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जातिगत समीकरण से ऊपर उठ के, बल्कि धर्म के भी समीकरण से ऊपर उठ के ये मतदान कर रहा है। ये मैं पिछले जो 313 सीटों के लगभग चुनाव की मैं बात करूं तो, लेकिन देखिए अभी यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो बाकी जितने भी विश्लेषक हैं या जितने जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, सब मेरे बात पे शायद मुस्कुरा रहे होंगे या हंस रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी आज की स्थिति में है, लोगों को महसूस हो गया है कि उनको अब ठगा नहीं जा सकता, और इसीलिए सर ये हर चुनाव के जुमले नहीं हो गए, हर चुनाव पे यही दोहराया जाता है। लेकिन हर चुनाव पे वापस तो फिर आता है ना कि भले शमशान भी आता है, कब्रिस्तान भी आता है, जिक्र भी आता है, योगी आदित्यनाथ भी अपने तरीके से बात कर रहे हैं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुद्दों की बात जब कर रहे हैं तो उसमें यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुम श्मशान की बात यदि करते हो, यदि कब्रिस्तान की बात करते हो तो श्मशान की भी बात करो। यदि तुम्हारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे वहाँ पर कन्या विद्यादान का एक शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही, एक मिनट, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की ही बात करने की बात हुई कि मुस्लिम लड़कियों को ही। देखिए, किसी भी धर्म को यदि आप राजनीति से या प्रशासन की क्षमता से जोड़ेंगे तो आपका जो विकास है वो हमेशा से एक पक्षीय होगा या विकलांग होगा। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि किसी की अपीजमेंट मत करो, अपीजमेंट ऑफ नन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। यदि इस बात की यदि हम बात करें और उसमें यदि इकोनॉमी की बात करें कि यदि आर्थिक अवस्था ऊपर उठती है तो आर्थिक अवस्था जब ऊपर उठती है तो धर्म जाति नहीं देखती, सभी लोगों का विकास होता है। मैं एक प्रश्न समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से भी पूछना चाहता हूं, बसपा से भी पूछना चाहता हूं, और कांग्रेस से भी आज आपके इस माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो ये बताएंगे कि कहीं भी उत्तर प्रदेश या पूरे देश में मुसलमानों का सर्वांगीण विकास आज 70 सालों के बाद हो गया है क्या? यदि हाँ, तो इनकी बात फिर क्यों सच्चर कमेटी की बात ये की जाती है? क्यों मुसलमानों की गरीबी की बात होती है? क्यों उनकी अशिक्षा की बात होती है? क्यों महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक अभी भी जारी है?
इन सब विषयों पे जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है दुनिया भर में, वहाँ मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई चर्चा की बात नहीं होती। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में यदि जो चूँकि संवाद का ज़माना है और हर व्यक्ति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ा हुआ है। सचिन जी, मैं जवाब देना जरूर जवाब दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है और आज जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो उस समय आप किसी को काट के विकास की बात करेंगे, काट के उसको यदि सिर्फ एक पॉलिटिकल एनिमल मानेंगे कि झुंड में जाके वोट करेगा, मुझे लगता है ये भी अपने आप में अब गलत धारणा सिद्ध होगी और उत्तर प्रदेश उसका एक सबसे बड़ा जमीन पर तैयार कर रहा है। और मैं अंतिम में कहना चाहता हूँ, एक मिनट, और अंतिम में कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत बार ये भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री 3 दिन क्यों है वहाँ जी। प्रधानमंत्री जी सांसद हैं वहाँ के, और एक आदर्श सांसद जो होता है वहाँ अंत में अपना समय चुनाव में लगाता है। क्या आप कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी की तरह से व्यवहार हो कि वो जाते ही नहीं थे और वहाँ पर जाके असम में वो कोई पहचानता नहीं था? ठीक है, राजीव जवाब दीजिए। जी देखिए, पहले मैं इस बात का जवाब दे देता हूं कि प्रधानमंत्री जी वहां के सांसद हैं। क्या सांसद का कर्तव्य सिर्फ चुनाव के दिन जाने का होता है? 4 दिन पहले आप चुनाव से पहले पहुंच रहे हैं वहां पर और नहीं, मैं आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा दूंगा, आप मुझे बताइए कि अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि सांसद को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दिन होना चाहिए। अगर वो 5 साल का कार्यकाल है तो मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री जी कितनी बार गए वहां पर। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कह रहे थे, जो जाति और धर्म की बात कर रहे थे, देखिए धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका अनुमान आप उनके स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। कभी सुन लीजिए ना अमिताभ जी, मैंने आपको इतने आराम से सुना, आपने इतने सारे एलिगेशन हम पर लगाए, मैं तो बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा सुन लीजिए। बिल्कुल सुन रहा हूं मैं तो। मैं नहीं, अब मैं सच बताऊंगा ना, हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी भी हो उस बात से, पर मैं बता देता हूं। देखिए इन्होंने शमशान का, कब्रिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इन्होंने कहा कि आपने ईद के दिन बिजली दी, दिवाली पे भी दो। हमने अगले ही दिन आंकड़े पेश कर दिए, हमने बता दिया कि भैया हमने दिवाली पे 15,400 मेगावाट दी थी, तो ईद पे 13,200 मेगावाट दी थी। उसके बाद इनके किसी पार्टी के आदमी पर जवाब नहीं बना। उसके बाद कभी ये कसाब का जिक्र करने लगते हैं, कभी स्कैम का जिक्र करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि किसी सबके प्रोग्रेस के लिए काम कर रही है। सुन तो लीजिए, मैं पूरा बता दूंगा। कन्या विद्याधन की बात हुई थी, बस एक लाइन का जिक्र जोड़ा ना, मैं उसमें ये पूछना चाह रहा था कि आज भी रोड शो में तारे बहुत आएंगी, तो आज छूना है कि नहीं? अब ये तो वक्त बताएगा आपको। अभी हम और आप दोनों देख लेंगे। एक इन्होंने जो बात कही थी कन्या विद्याधन की, वो माइनॉरिटीज के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। और अगर इनको मेरी बात से एतराज हो तो आरटीआई नाम की चीज होती है, इसे डाल लें और इससे इन्हें संतुष्टि मिल जाएगी इसके जवाब से। तो ये जो मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कब तक करोगे यार? अभी आप मुसलमान कह रहे थे, आप तो अपनी स्टेटमेंट से हर 5 मिनट में बदल रहे हैं। अमिताभ जी, आज अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान माना जाता है। अब ये आपकी परिभाषा होगी, ये इस भारत देश की परिभाषा नहीं है, ये आपकी और भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। अमिताभ जी, का मतलब सिर्फ मुसलमान मानते हैं। कितनी शर्म की बात है, माइनॉरिटीज को आप सिर्फ मुसलमान कह रहे हैं। क्या सिख आपका कुछ नहीं लगता? क्या जैन आपका कुछ नहीं लगता? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप डेटा ला के दिखाइए, आप डेटा ला के दिखाइए। आपने सिर्फ मुसलमान लड़कियों को, सिर्फ मुसलमान लड़कियों को बस एलिगेशन लगाने का काम है क्या? आरटीआई डालने में क्या परेशानी है? आपने बिजली पे झूठ बोला या नहीं बोला? बिजली पे झूठ बोला या नहीं बोला, बताइए। झूठ गैर संसदीय भाषा है। मैं आपको बताऊं कि आप जब आप मुझे प्रधानमंत्री जी की भाषा बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कसाब कह रहे हैं, तो 3 राजनीतिक दलों को कसाब कह रहे हैं। आप पाकिस्तान के आतंकवादी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप तथ्यात्मक रूप से गलत बात करें। मैं आपको झूठा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। कसाब कहा या नहीं कहा? वो संसदीय भाषा थी, बिल्कुल थी। बिल्कुल कसाब और साथ में अफजल गुरु की फांसी पे जिन लोगों ने छाती पीटा। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कसाब को संसदीय भाषा बता रहे हैं। बिल्कुल, कसाब आतंकवादी था। बड़ा गर्व हो रहा है ना कसाब का नाम लेते हुए, और गर्व होगा भी क्यों नहीं? सुनिए, तो आप बिरयानी खा के आते हैं, गर्व होगा क्यों नहीं? यादव जी आराम से। अमिताभ जी मैं आऊंगा आपके पास भी, आप जवाब दीजिएगा। एक बार मुझे वाराणसी जाना, मैं एक बार वाराणसी का रुख कर लूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। खैर जुमले तो बहुत से गढ़े गए और बहुत सी परिभाषाएं भी यहाँ पर दी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने कहा, खैर अखिलेश ने भी कहा और कांग्रेस की तरफ से भी कई बातें की गई यहाँ पर। लेकिन इस वक्त वाराणसी का रुख कर लेते हैं और ये बीएचयू गेट जहां पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के भी इंतजाम है। विशाल, क्या तैयारी, कितनी देर में यहाँ पर पीएम शुरू करेंगे रोड शो? देखिए सचिन, जैसे ही जो लोग मंच पर खड़े हैं उनके नारेबाजी से तो ये लग गया कि अब से थोड़ी देर में ही पीएम मोदी बाहर निकलने वाले हैं। और
अब यहाँ पर एक बार फिर से माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी निकल रहे हैं तो नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो उनके नेता हैं वो उनके समर्थकों ने मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में गेट से बाहर निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ की तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उनके जो नेता हैं वो मालवीय जी की मूर्ति के पास से लोगों को बता रहे हैं कि क्या बोलना है और कैसे आगे बढ़ना है। और अब आप अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ी ही देर में पीएम मोदी बाहर निकलने वाले हैं और पूरी तैयारी की जा रही है उनके रोड शो को लेकर। एक अंतिम दिशा निर्देश श्रीकांत शर्मा दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। सचिन, ये नजर आ रहे हैं श्रीकांत शर्मा और जिस तरीके से ये मंच पर मौजूद है उससे तो कम से कम ये तस्वीर तो जी बोलिए विशाल। एक सचिन, एक यहाँ पर अभी हमारे पास आए हैं, ये नरेंद्र मोदी के रूप में बनकर आए हैं और दूसरे अमित शाह, ये दोनों लोग यहाँ पर बीएचयू गेट पर आए हैं एक दूसरे का रिप्रेजेंट करने। क्या कहना चाहेंगे सर, आप कैसे नरेंद्र मोदी बनने की कल्पना आपके अंदर कैसे आई? ये कल्पना तो आप लोगों ने या जितने भी हैं हमारे इलाके के या देश के, इन्होंने जहाँ भी मिले हैं ये नरेंद्र मोदी जी के संबोधित से हमारे को बोलते हैं। तो उस दिन से जो थी प्रेरणा हमारे, मैं भी आगे उनकी तरह हम भी कुछ करके दिखाएं। आप अमित शाह की रोल कैसे निभाने लगे? मोदी जी के लिए क्या क्या करते हैं आप? सर हम दोनों इकट्ठे हैं, मोदी जी ने ही मेरे को अमित शाह बनाया है, मैं तो आम आदमी था। अच्छा, तो यानी कि मोदी जी के लिए क्या क्या करते हैं आप? मोदी जी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, ये माने ना माने, मैं इनको बनाने वाला हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ उनके। अच्छा। हाँ, बाकी बनाया इन्होंने ही मेरे को, मेरे गुरु हैं। देखिए सचिन, यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले हमने जी न्यूज़ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत अपने दर्शकों को सुनाई है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। सचिन जी बिल्कुल। और उमाकांत जी, ये भले मजाक में पहुंचे हो लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस जोड़ी का, जिसे चाणक्य की जोड़ी कहा जाता है, कम से कम इस चुनाव में और इस फेज में तो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। देखिए, जो मैंने पहले कहा कि ये चूँकि गला काट प्रतियोगिता हो रही है और एक एक वोट का महत्व है, तो ये भी एक माहौल बनाने की चेष्टा है कि किसी तरह आप चुनाव प्रचार के तमाम हथकंडे हैं उसके जरिए आप कोई माहौल बनाने की चेष्टा करते हैं, आप उनके हम शकल बन करके भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो जो चुनाव में जो मौजूदा जो प्रचार के जो माध्यम हैं उसको अधिकतम ढंग से कैसे मीडिया की भूमिका, मीडिया को कैसा उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि अगर उनकी शकल मोदी जी से नहीं मिल रही होती तो आपके कैमरामैन की भी नज़र नहीं जाती, ना रिपोर्टर की वहाँ नज़र जाती। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि एक गला काट प्रतियोगिता है। और अभी जैसे कि जो चर्चा हुई कि धर्म और जाति का मुद्दा, और ये तो राम मनोहर लोहिया साहब ने भी कहा था कि जाति एक सच्चाई है, लेकिन समस्या ये है कि अगर जाति और संप्रदाय आज़ादी के 50-70 साल के बाद भी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर इस देश में अगर वोट पड़ रहा है, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स द फेलियर ऑफ द पॉलिटी ऑफ दिस कंट्री। हमारे देश के जो सियासी दल है संसदीय राजनीति में, ये उनका भी फेलियर कहीं ना कहीं है कि जब आप विफल हो गए हैं, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा और सब पार्टियों को दोष दे रहा हूँ कि ये आपकी विफलता है कि आप जनता के जो सरोकार हैं, बिजली, पानी, रोटी, सड़क, मकान, रोजगार, किसान, बुनकर, इन सारे मुद्दों पर आप चूंकि कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ सार्थक उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला नहीं पाए हैं, और 5 साल के लिए चुनावी लाइसेंस लेने के लिए आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको बांटते हैं, उसके बाद आप वोट हासिल करते हैं। ये एक बड़ा विचित्र सवाल है। मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के संसदीय राजनीति का फेल्योर है। मैं इस पर रामदत्त जी को भी जोड़ना चाहूंगा। रामदत्त जी, कहीं ना कहीं तभी लिए शायद ये एक फेज जहां से आज पीएम इस रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं और अगले 3 दिन तक, यानी अगले 2 दिन और आज का दिन मिला के 3 दिन तक वो काशी में ही रहेंगे, ये एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश है। क्योंकि काम के नाम पर अगर दोनों ही सरकारों का रिपोर्ट कार्ड बहुत कुछ नहीं कहता है, तो कम से कम एक पर्सनैलिटी आगे करने की कोशिश है कि जो कि लार्जर देन इश्यूज हो, कि उस पर्सनैलिटी पे वोट पड़े। देखिए, एक तो पर्सनालिटी को करने की जरूरत होती है, दूसरे दुनिया में कहीं भी अगर आप जाएं तो जो राजनीति होती है वो वहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो समाज में कल्चर है। अपने देश की एक ये वास्तविकता है कि जो हमारा समाज है वो ऑर्गेनाइज्ड है इन्हीं जातियों के दम पे। आप किसी बड़े तीर्थ स्थल पे चले जाइए
तो हर जाति की धर्मशाला आपको वहाँ दिखती है। शादी ब्याह में हमारे यहाँ जाति का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये जो जातीय संगठन है उन्हीं को आप देखिए, बीजेपी का खुद ही आप देख लीजिए कि उन्होंने वहाँ पर जो राजभर है, ओम प्रकाश राजभर, उनसे तालमेल किया, फिर लोध कम्युनिटी को उन्होंने किया, फिर मौर्य वोट को करने के लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को बनाया, अनुप्रिया पटेल से समझौता किया। तो बीजेपी ने खुद ही एक जैसे कथरी सिली जाती है, वो एक एक जातियों के उन्होंने सिले स्टिच किया है और उसमें एक तड़का उन्होंने लगाया है कि साहब हम मुसलमानों से दूर हैं, ये बाकी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। और अच्छा, आज जो संक्षिप्त में इसी पॉइंट पर आपके इसी पॉइंट को दौरान मंदिर में वो जा रहे हैं दर्शन करें। नहीं रामदास जी, आपके इसी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए ये जो आपने जिक्र किया के लिए जी, नहीं आपने इस जिस जातिगत पॉइंट का जिक्र किया और खासतौर से इस फेज के लिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है बीजेपी में, आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो रहा है उसको, या इससे उसका ग्राउंड लीड हो रहा है? देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि बीजेपी कमंडल और मंडल की जो लड़ाई हुई थी तो मंडल वाली फोर्सेस हावी हो गई थी, इसलिए बीजेपी ने इस बार कोशिश की है कि मंडल और कमंडल यानी एक तरफ तो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलितों में कमज़ोर हैं, उनको लिया है और दूसरी तरफ अपना जो पुराना चला आ रहा है उनका आरएसएस का कि एक एंटी मुस्लिम भी कहीं न कहीं स्टैंड लिया है, ऐसे मुद्दे कि हम मुसलमानों से दूर हैं। तो बीजेपी इस बार जाति और धर्म दोनों को जोड़ के ये जो एक इन्होंने घालमेल बनाया है, अब देखिए जनता उसको कैसे लेती है। जी बिल्कुल, और इस वक्त दोनों फ्रंट पे काम किया उन्होंने। जी बिल्कुल काम तो किया, और तभी शुरुआत में आ रहा हूँ आपके पास, और इसलिए उमाकांत जी इसका जिक्र तो पहले ही कर चुके हैं कि अब इसका ये जो इन फाइटिंग का भी सामना करना पड़ा बीजेपी को, अगर सोशल इंजीनियरिंग करने की अगर उसने कोशिश की है वाराणसी में, क्योंकि बहुत से ऐसे सिटिंग एमएलएस थे, उनकी नाराज़गी वहाँ पर झेलनी पड़ी। खैर शायद इसी को पाटने की कोशिश आज वाराणसी की तस्वीरें भी कर रही हैं, वाराणसी से तस्वीरें आ रही हैं। वहीं बीजेपी सचिव श्रीकांत शर्मा अभी हमने देखा था मंच पर मौजूद थे, माइक से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि आप पीछे की तरफ थोड़ा हट जाइए, पीएम मोदी अभी इसी गेट से बाहर आने वाले। उनसे बात की है और क्या कुछ उनका कहना है इस वक्त, आइए सुनते हैं। पीएम मोदी का रोड शो है आज बीएचयू से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव बाबा के मंदिर तक। श्रीकांत जी, भीड़ आ चुकी है, तैयारी हो चुकी है, रोड शो के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले वाराणसी के सांसद हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो वाराणसी के लोगों के साथ उनका बहुत लगाव है और वाराणसी के लोग उनको मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने लोगों को मिलना चाहते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं। तो जैसे सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में है, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में है। यहाँ से अपने जनता जनार्दन से मिलते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद भैरव जी के दर्शन। कितनी भीड़ का अनुमान है श्रीकांत जी आप लोगों को? अब जनता प्रधानमंत्री जी को देखना चाहती है, मिलना चाहती है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग जुट रहे हैं यहाँ, जिस तरह से भीड़ लगातार यहाँ जुट रही है, तो ये प्रधानमंत्री जी को लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये बताइए सर, आज दो पार्टियों का रोड शो है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा राहुल अखिलेश का। कैसे देखते हैं आप? टक्कर बड़ी तगड़ी लग रही है। मुझे लगता है मीडिया अखबारों में हो सकती है टक्कर, जमीन पर तो टक्कर नहीं है। जमीन पर तो पूरी तरह से अखिलेश और जो राहुल का जो गठजोड़ है पूरी तरह से पस्त है, क्योंकि इन लोगों को बलात्कारियों के समर्थन में ये लोग हैं, बलात्कारियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहन मायावती जी कहती हैं कि मैं गुंडागर्दी को खत्म करूंगी, लेकिन वो माफिया के समर्थन में, माफिया के माध्यम से वो चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ बहुत बड़ा डॉन है वो, जिसको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो इस भीड़ पर जो है वो समाजवादी पार्टी की भी नजर है, तो इस भीड़ से कितनी वो भीड़ और इकट्ठा कर पाती है, क्योंकि दोपहर बाद अखिलेश का और राहुल गांधी का भी रोड शो होना है, डिम्पल भी उसमें मौजूद रहेंगी। तो आज का दिन काशी की नजर से